हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो पढ़ा हुआ था, कल बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हो चुका है हमारा, ठीक है। जिसमें एक जनरल डेफिनेशन आपको बताई गई थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो क्या मतलब होता है उसका, और उसमें जो है फ्लक्स लिंकेजेस के बारे में बताया गया और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया गया, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो हमारा टॉपिक जो है वो क्या होगा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिसको आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है भाई। तो फैराडे जो है ऑब्वियसली बात है कि एक साइंटिस्ट का नाम है। तो फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड दो लॉज बताए, जिसमें से पहला लॉ तो वही है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास में बता दी गई है, ठीक है। तो उसमें फैराडे ने फर्स्ट लॉ में क्या बताया कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लक्स उस कॉइल का या वायर का चेंज होने लगता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस कॉइल में या वायर के आसपास जो भी है, वायर के दोनों एंड्स के बीच में या कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होने लगता है। और ईएमएफ तब तक इंड्यूस होता है जब तक कि फ्लक्स का चेंजमेंट होता रहेगा, ठीक है। यानी इन शॉर्ट इसको हम सीधा ये कह सकते हैं कि अगर फ्लक्स का चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ इंड्यूस तब तक होता रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं नोट्स के फॉर्म में, तो वो देखते हैं। फैराडे लॉ, फैराडे gave two laws for electromagnetic induction. फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज दिए, ठीक है। जिसको समझने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए फैराडे ने दो लॉज बताए, जिसमें से हमारा जो फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil, if magnetic flux linked with a coil is changing, if magnetic flux linked with a coil is changing, तो उससे क्या होता है, EMF इंड्यूस होता है, EMF इंड्यूसेस, ठीक है। और EMF जो है वो कब तक इंड्यूस होता रहेगा, जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, until flux changes, ठीक है। यानी हम सीधा सा ये कह सकते हैं कि किसी भी कॉइल से रिलेटेड, किसी भी कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा तब तक उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा, और जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद कर देगा तो उस कॉइल में जो भी ईएमएफ है वो इंड्यूस होना भी बंद कर देगा। यानी ईएमएफ जो है वो किसकी वजह से इंड्यूस होता है, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या सिर्फ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, नहीं, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और जब तक फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। फ्लक्स में चेंज होना बंद हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब हम बात करते हैं फैराडे के सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ, तो फैराडे ने सेकंड लॉ में बस इसी स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म दिया है। उन्होंने ये बताया है कि जो भी ईएमएफ होता है किसी भी कॉइल से रिलेटेड या किसी भी कॉइल से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है तो फिर ये माइनस साइन यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि लेंज ने बताया था, लेंज भी एक साइंटिस्ट का नाम है, लेंज लॉ पढ़ाया जाएगा ये आपको, लेंज लॉ। लेंज ने बताया कि जो भी इंड्यूस्ड करंट होती है वो हमेशा उस कॉज को अपोज करती है जिससे वो जनरेट होती है। इंड्यूसेस करंट ऑलवेज अपोजेस दैट कॉज बाय विच इट इज जनरेटेड। यानी जो भी सर्किट में इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है तो वो उस चीज को अपोज करेगा जो उसको जनरेट कर रहा है।
या जो भी उसको इंड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस हुआ था ईएमएफ, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो उसके फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगा, तो इसलिए यहां पे आता है माइनस का साइन, क्योंकि ये माइनस साइन किस चीज को शो कर रहा है, ऑपोजिशन को, यानी इंड्यूस ईएमएफ जो है वो फ्लक्स में चेंज होने का अपोज कर रहा है, ठीक है, तो ये माइनस साइन आएगा। अब अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट यूज करना होगा जिसको हम बोलेंगे के, और हो जाएगा डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये होता है फैराडे का सेकंड लॉ। क्लियर है इतना? ओके। अब अगर हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की, तो इन एसआई यूनिट्स जो के है वो कितना होता है 1। एसआई यूनिट्स में जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू हम कितनी लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमको ईएमएफ जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ईएमएफ का फॉर्मूला मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला जो है वो सिर्फ तब वैलिड होता है जब एसआई यूनिट्स की बात हो रही है, या फिर हम इसको इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, इन एसआई यूनिट्स प्रोपोर्शनलिटी साइन चेंजेस टू द साइन ऑफ इक्वलिटी। इन एसआई यूनिट्स प्रोपोर्शनलिटी साइन चेंजेस टू द साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी प्रोपोर्शनल का जो साइन था वो यहाँ पे इक्वल के साइन में चेंज हो गया है। किन कंडीशंस में, सिर्फ एसआई यूनिट्स में। अगर हम एसआई यूनिट्स में यहाँ पे सारी वैल्यूज रखेंगे तो उस केस में जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा 1 आता है। अब ये आपको सोच रहे हो कि कांस्टेंट की वैल्यू कैसे पता चलती है कि 1 आता है, तो ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होती हैं, एक्सपेरिमेंट करके साइंटिस्ट वगैरह निकालते हैं कांस्टेंट्स की वैल्यू, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी, है ना। जब इस फॉर्मूले को डायमेंशनल से अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अपन कांस्टेंट क्या यूज करते हैं, के, और फिर अपन बोल देते हैं बाद में कि के की वैल्यू जो है वो 2 पाई होती है। अब वो के की वैल्यू 2 पाई जो है वो किस तरह से आई है, के की वैल्यू 2 पाई आई है जो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, साइंटिस्ट ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उससे हमें कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है। यानी जो भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं वो सब हमें वैल्यू कैसे मिलती है, वो एक्सपेरिमेंट से मिलती है जो साइंटिस्ट वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इतना तो हो गया क्लियर। अब इसमें अगर हम बात करें कि अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n होते, अभी तो सिर्फ एक टर्न की बात हो रही है, अब मान लो इन केस देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, तो सिचुएशन क्या होगी, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, E इज इक्वल टू माइनस n डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इस चीज को, ये जो ईएमएफ आया है आप इसको एवरेज ईएमएफ भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा फाई लिखा हुआ है और यहाँ पे डेल्टा टी लिखा हुआ है। डेल्टा है तो एवरेज है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले का अगर इन केस आप चाहें तो डिफरेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंशियल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा फिर, चलो देखते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म, तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम क्या करते हैं, डेल्टा की जगह पे डी इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी वो लिमिट लगाते हैं ना, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू 0 बट टेंड्स टू 0, नियरली इक्वल टू 0, but we can't say that the delta t is equal to 0. Okay, so in this case E is equal to minus n d phi over dt. Okay, where d phi is the change in flux, dt is the change in time, n is the number of turns, and E is the induced EMF. Okay, and induced EMF always opposes the change in magnetic flux, so we use here the negative sign. Okay, so induced EMF always opposes the change in magnetic flux, change in magnetic flux। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने का अपोज करता है, उसकी वजह से यहां पे माइनस का साइन आता है। समझ पा रहे हो? तो ये जो आ रहा है हमारे पास, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोल सकते हैं। यहां पे डेल्टा है तो इसको बोल दिया एवरेज ईएमएफ, यहां पे डी है तो इसको हम बोल देंगे इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। समझ पा रहे हो ना? इतना क्लियर हो गया? इतना चलो अच्छी बात है। इसको मिटा दें, यहां से साफ करते हैं। चलो,
तो ये तो हो गई बात इंड्यूस्ड ईएमएफ की। अब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात हुई है तो ऑब्वियस सी बात है कि इंड्यूस करंट भी बात करेंगे, इंड्यूस करंट का। ठीक है, तो जो भी कॉइल है अगर उसका रेजिस्टेंस मान लो R है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज R, अगर मान लो कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है, R है, तो इस केस में फिर क्या होगा सिचुएशन कि हमको फाइंड करना है इंड्यूस्ड करंट। हमको फाइंड क्या करना है, इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है। तो I इज इक्वल टू हम लगा सकते हैं E बाई आर। ये क्या होता है, ओम्स लॉ है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ये चीज कहलाती है ओम्स लॉ। यहाँ पे जो E है आप उसको पोटेंशियल बोल सकते हैं ना, पोटेंशियल कह दो या फिर आप उसको ईएमएफ कह दो या इंड्यूस्ड ईएमएफ कह दो, सब एक ही बात है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट होता है, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E बाई आर हो जाएगा। और E की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं ना। इन केस अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें, ठीक है, अगर आप इसका क्या ले लें, मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये जो माइनस साइन है वो तो सिर्फ ये उसका लॉजिक लिखा हुआ है, माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करता है, इसलिए सिर्फ माइनस आया। माइनस का और तो कोई रोल है नहीं, मैथमेटिक्स में तो कोई माइनस का यहाँ पे कोई रोल हो नहीं पा रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड अगर आप लेंगे तो ईएमएफ को हम क्या लिख सकते हैं, ओनली एन डी फाई ओवर डी टी। ठीक है, अच्छा आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, डी ओवर डी टी एन फाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन फाई का मतलब क्या हो गया, फ्लक्स लिंकेजेस। एन फाई का मतलब क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स लिंकेजेस। कल लास्ट क्लास में बताया गया था ना, इसको लिख सकते हैं फ्लक्स लिंकेजेस। एन फाई क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लक्स लिंकेजेस। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I इज इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है E बाई आर। ई की वैल्यू हमारे पास अब ये वाली है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे रखिए, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N, और अपॉन में तो R है पहले से ऑलरेडी, और ये क्या हो जाएगा, डी फाई ओवर डी टी। तो इसको हम बोल सकते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्या बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट। इन केस अगर आपने मैग्नीट्यूड ना रखा होता, अगर आपने ये वाली वैल्यू रखी होती तो इसमें भी माइनस आ जाता। तो जो इंड्यूस करंट है वो भी फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करेगा अगर माइनस साइन आएगा। यानी कोई भी चीज जब किसी सर्किट या कॉइल में इंड्यूस होती है तो वो उस चीज को अपोज करती है जिससे वो जनरेट हो रही है। ये बात किसने बताई थी, लेंज ने बताई थी। किसने बताई थी, लेंज ने बताई थी। ठीक है, तो लेंज लॉ भी हम लिख सकते हैं, अभी आगे देखेंगे उसको। तो इंड्यूस करंट हो गया इतना। अब इंड्यूस करंट की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। तो वो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक है, तो इंड्यूस चार्ज को हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू आई डी टी। अरे बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल टू dq बाई डी टी, तो dq इज इक्वल टू हो जाएगा I इंटू डी टी। अब I की वैल्यू हमारे पास है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करें तो उससे हमको क्या मिल जाएगा, इंड्यूस चार्ज मिल जाएगा। तो हो जाएगा dq इज इक्वल टू n अपॉन आर डी फाई ओवर डी टी, और इधर भी साथ में dt है। अब ये dt क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये कभी भी कैंसिल नहीं होता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि dt से dt कैंसिल हो गया, तो ये कैंसिल नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले फ्लक्स का आप करेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहले आप फ्लक्स का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर आप उसका करेंगे इंटीग्रेशन। जैसे हमारे पास मान लो कोई फंक्शन है एक्स क्यूब, आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना आ जाएगा, ये 3x स्क्वायर। अब आप 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो। इसका आप जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 से 3 कैंसिल, तो फिर से हमें वही फंक्शन मिल गया ना। यानी किसी फंक्शन का पहले आप अगर डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको वही फंक्शन मिल जाएगा जो आपके पास पहले से था, मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि डी फाई ओवर डी टी, और ये जो साथ में डी टी लिखा है तो यहाँ पे हमें सिर्फ क्या मिल जाएगा, डी फाई मिल जाएगा। तो आप कहने को देखो कह सकते हो, याद करने के तरीके होते हैं अपने अपने, कि आप सोच भी सकते हो कि डी टी इज डी टी कैंसिल हो गया तो सिर्फ डी फाई बचा है। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैथमेटिक्स में ऐसा कभी नहीं होता। तो क्या मिल जाएगा फाइनली हमको, डी क्यू इज इक्वल टू एन अपॉन आर इंटू डी फाई। तो ये हमको मिल गया इंड्यूस चार्ज। अगर हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ना लिया होता फ्लक्स का, सॉरी ईएमएफ का, तो फिर यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड नहीं लिया होता तो माइनस इसमें भी आता। तो जो इंड्यूस चार्ज है वो भी तो फ्लक्स के चेंज होने का अपोज कर रहा है। dt ये हट गया ना,
ये dt को हटा दिया इसलिए क्योंकि पहले आपने किया फ्लक्स का डिफरेंशिएशन, तो फ्लक्स का डिफरेंशिएशन आपने जो किया आपको कुछ मिला, और जो मिला उसका फिर आपने इंटीग्रेशन कर दिया फिर से, तो फिर से वही फंक्शन आ गया, तो इसलिए हमने उसको सीधा लिख दिया डी फाई। अब जैसा भी फाई हमें दिया होगा दोनों साइड इंटीग्रेशन करके अब सॉल्व कर लेंगे, तो उससे हमें चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना इतना? तो इन शॉर्ट कहने का ये मतलब है कि कोई भी चीज जब किसी कॉइल या सर्किट में इंड्यूस होती है तो वो हमेशा उस चीज को अपोज करती है जिससे वो जनरेट हुई है। समझ पा रहे हो? यानी वही बात हो गई कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करना, यही बात हो गई है कि आपने जिस थाली में खाया उसी में आपने छेद कर दिया। भाई आपको किसी चीज ने जनरेट किया है, कोई चीज आपके अंदर जनरेट की, आप उसी का अपोज करने लगो, तो वही चीज ये करते हैं। इंड्यूस्ड जो भी चीज हो, करंट हो, चार्ज हो, ईएमएफ हो, जो भी इंड्यूस्ड हो, तो वो सारी चीजें उस चीज को अपोज करेंगी जिससे वो जनरेट होती है। ठीक है, और फाइनली यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो ईएमएफ है वो किस चीज से इंड्यूस हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से। करंट किस चीज से इंड्यूस हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से। चार्ज किससे इंड्यूस हुआ, फ्लक्स के चेंज होने से। तो ये सारे जो इंड्यूस्ड हो रही हैं चीजें वो सब उस चीज को अपोज करेंगे जिससे वो जनरेट हुए। किससे जनरेट हुए? फ्लक्स के चेंज होने से। ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाएगा तो फिर ईएमएफ भी इंड्यूस होना बंद कर देगा, करंट भी इंड्यूस होना बंद कर देगा, चार्ज भी इंड्यूस होना बंद कर देगा। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई। अब हम यहीं शॉर्ट में देख लेते हैं लेंज लॉ क्या होता है, इसको हटा दें। ठीक है, ये जो सब बातें बताई गई हैं कि जो इंड्यूस करंट है, इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस ईएमएफ है, वो उस चीज को अपोज करता है जिससे वो जनरेट होता है, ये सब बातें किसने बताई हैं? लेंज ने बताई हैं। तो क्या लिख सकते हैं? लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या हो जाएगा अब हमारे पास? इंड्यूस्ड करंट always opposes that cause by which it is generated, ठीक है, अब करंट चाहे करंट इंड्यूस हो, चाहे चार्ज इंड्यूस हो, चाहे ईएमएफ इंड्यूस हो। ठीक है, और फैराडे लॉ में हम लोगों ने ये देखा है कि चाहे करंट हो, चाहे चार्ज हो, चाहे ईएमएफ हो, वो सबके सब कैसे इंड्यूस हो रहे हैं? फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। फ्लक्स चेंज होना बंद कर देगा तो चार्ज भी इंड्यूस होना बंद कर देगा, करंट भी इंड्यूस होना बंद कर देगा, और ईएमएफ भी इंड्यूस होना बंद कर देगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गए फैराडे लॉ, और इसी में साथ में हम लोगों ने देख लिया है लेंज लॉ। क्लियर हो गया इतना? तो फिर ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।